नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। बीदर भाजपा युवा मोर्चा द्वारा शहर में बाइक रैली निकाली गई। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर शहर में नगर सभा द्वारा साफ सफाई और लाइटिंग की व्यवस्था की तैयारियां जारी। कर्नाटक में रेजिडेंट डॉक्टर मांगे पूरी होने तक आंदोलन जारी रखेंगे। कर्नाटक के राजस्व मंत्री बैरेगौड़ा ने भारी बारिश की स्थिति में विभाग को पानी छोड़ने के लिए सचेत किया। विशाखापट्टनम के डिनो पार्क में लगी भीषण आग, दूर तक दिखा धुएं का गुब्बारा। महाराष्ट्र कौन होगा विपक्ष का सीएम चेहरा, विधानसभा चुनाव से पहले एमवीए में खटपट शुरू। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। भाजपा युवा मोर्चा द्वारा आज हर घर तिरंगा अभियान के तहत शहर के मैलूर से शहर के मुख्य चौक से होते हुए पापनाश देवस्थान तक एक बाइक रैली निकाली गई। बीदर जिला भाजपा के जिला अध्यक्ष सोमनाथ पाटिल, बीदर दक्षिण के विधायक डॉक्टर शैलेंद्र बेलदाड़े, भाजपा नेता ईश्वर सिंह ठाकुर, भाजपा बीदर सिटी अध्यक्ष शशि होसरड़ी, युवा मोर्चा अध्यक्ष संदीप, महिला मोर्चा अध्यक्ष उल्लास ने, विक्रम मुदाले, योगेश्वरी, मायावती कोटे सहित अन्य ने भाग लिया। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 15 अगस्त के आगमन के मद्देनजर बीदर शहर में रहे मुख्य चौराहे, अम्बेडकर चौक, बसवेश्वर चौक, अन्य मुख्य स्मारकों पर लाइटिंग लगाने की व्यवस्था की जा रही है और साथ ही सड़कों की भी साफ सफाई नगर सभा द्वारा की जा रही है। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। रुकते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। कील मुहासों के दाग, मस्सा, बालों का झड़ना, गंजापन, चेहरे पर अनचाहे बालों से परेशान लोगों के लिए खुशखबरी। अब इन सभी प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए शहर बीदर में खुल गया है बियानी स्किन एंड हेयर क्लिनिक, कॉस्मेटिक एंड लेजर सेंटर, जहां पर त्वचा, बालों एवं चेहरे पर दाग धब्बे, शरीर में खुजली, नाखूनों से संबंधित बीमारी के अलावा और भी कई बीमारियों का इलाज किया जाता है। इसके अलावा बीदर में पहली बार यहां पर अनचाहे बालों को निकालने के लिए लेजर ट्रीटमेंट अवेलेबल है। अपने खोए हुए बालों के लिए पीआरपी और जीएफसी थेरेपी अवेलेबल है। यहाँ पर लेजर द्वारा टैटू भी रिमूव किया जाता है और मस्से भी निकाले जाते हैं। डॉक्टर विनय कुमार बियानी एमबीबीएस एमडी, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड ट्राइकोलॉजिस्ट की निगरानी में चलाए जाने वाले स्किन एंड हेयर क्लिनिक में आकर अपनी बीमारियों और समस्याओं को दूर कीजिए और इस क्लिनिक के इलाज से फायदा उठाइए। आज ही चले आइए। यहाँ पर बीदर के अलावा महाराष्ट्र और तेलंगाना से भी पेशेंट आकर लाभ उठा रहे हैं। पहले पीआरपी थेरेपी और लेजर ट्रीटमेंट के लिए लोग हैदराबाद जाते थे, अब यह सब चीजें यहीं बीदर में उपलब्ध है। नई कमान के पास बस स्टॉप के सामने बिल्डिंग में हमारा क्लिनिक है। चले आइए बियानी स्किन एंड हेयर क्लिनिक, कॉस्मेटिक एंड लेजर सेंटर। टाइमिंग सुबह 11 बजे से 9 बजे तक, 11 to 9 PM। अपॉइंटमेंट के लिए इस नंबर पर संपर्क कीजिए 9243573333। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। कर्नाटक रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर शिरीष शिवरामैया ने कहा कि जब तक सरकार हमारे वजीफे में वृद्धि के अनुरोध पर प्रतिक्रिया नहीं देती, तब तक एसोसिएशन के सदस्य अनिश्चितकाल तक अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे। रेजिडेंट डॉक्टरों ने 12 अगस्त को अपनी अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की थी। डॉक्टर शिवरामैया ने बताया कि सरकारी अस्पतालों में हाउस सर्जन, पोस्ट ग्रेजुएट्स, सुपर स्पेशलिटी रेजिडेंट्स और सीनियर रेजिडेंट से जुड़ी सभी गैर आपातकालीन सेवाएं तब तक निलंबित रहेगी जब तक हमारी शिकायतों का समाधान नहीं हो जाता। डॉक्टर शिवरामैया ने कहा कि पिछली बार वजीफा वृद्धि 2020 में हुई थी, अब 4 साल हो गए हैं और अभी भी हमारे लिए कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। अन्य राज्य हर साल या हर 3 साल में बढ़ोतरी करते हैं, हम बिना ब्रेक के भी 24 से 48 घंटे काम कर रहे हैं। यह उचित है कि हमें अन्य राज्यों के बराबर मुआवजा दिया जाए। डॉक्टर शिवरामैया के अनुसार केआरडी एक पंजीकृत निकाय है जो कर्नाटक के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में मेडिकल रेजिडेंटों का प्रतिनिधित्व करता है। उन्होंने कहा कि हमने कई पत्र लिखे हैं और अधिकारियों के साथ बैठकें भी की है, लेकिन वजीफा बढ़ाने के हमारे अनुरोध पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इससे रेजिडेंट डॉक्टर वित्तीय, पेशेवर और व्यक्तिगत तनाव में है, जिसका मरीजों की देखभाल पर काफी असर पड़ रहा है।
कर्नाटक में अगले कुछ दिनों में भारी बारिश की भविष्यवाणी से पहले राजस्व मंत्री कृष्णा बैरेगौड़ा ने डिप्टी कमिश्नरों को बाढ़ और बारिश से निपटने के लिए कमर कसने का निर्देश दिया है। उन्होंने उन्हें फिलहाल बांधों से पानी छोड़ने का भी निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जब बारिश होगी तो पानी का बहाव बढ़ेगा और छोड़े गए पानी और बारिश के साथ निचले इलाकों को नुकसान होगा। बैरेगौड़ा ने समीक्षा बैठक के बाद में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि क्योंकि राज्य में भारी बारिश हो रही है, दक्षिणांतरिक क्षेत्र को छोड़कर 14 अगस्त के बाद मध्य कित्तूरू, कर्नाटक और मलेनाड क्षेत्रों में 20 अगस्त तक बारिश पड़ने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को तैयार रहने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि मैंने उन्हें भारी बारिश शुरू होने से पहले पानी छोड़ने का निर्देश दिया है ताकि निचले इलाकों में लोगों की मदद की जा सके। इस संबंध में मैंने डीसी को जल संसाधन विभाग के साथ समन्वय करने और काम करने का निर्देश दिया है। मंत्री ने अधिकारियों को स्कूली बच्चों, खास तौर पर जर्जर स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और कमजोर इमारतों में रहने वाले बच्चों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि शुरुआती सर्वेक्षण के अनुसार 80,000 हेक्टेयर कृषि भूमि बाढ़ में डूब गई है। उन्होंने कहा कि मैंने अधिकारियों को मुआवजा देने का निर्देश दिया है और इसी हफ्ते से काम शुरू हो जाना चाहिए। हालांकि उन्होंने तटीय और मलेनाड क्षेत्रों के निवासियों को खास तौर पर 14 अगस्त के बाद सावधानी बरतने की सलाह दी। मैसूर के पूर्व राजघराने की प्रमोद देवी वरियार ने राज्य सरकार द्वारा श्री चामुंडेश्वरी क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम 2024 को लागू करने को असंवैधानिक बताया। उनका यह बयान कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा अधिनियम के तहत प्राधिकरण के गठन पर स्थगन आदेश जारी करने के मद्देनजर आया है। उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा कि चामुंडेश्वरी देवी पूर्ववर्ती राज परिवार की इष्ट देवी है और श्री चामुंडेश्वरी मंदिर तथा चामुंडी पहाड़ियों पर स्थित अन्य मंदिर परिवार की निजी संपत्ति है। हालांकि सरकार ने श्री चामुंडेश्वरी क्षेत्र के विकास और रख रखाव की आड़ में मंदिरों के स्वामित्व, नियंत्रण और प्रबंधन को अपने हाथ में लेने के लिए श्री चामुंडेश्वरी क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम 2024 बनाया। उन्होंने कहा कि इसके बाद हमने अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी और उच्च न्यायालय ने प्राधिकरण के गठन पर स्थगन आदेश जारी किया। उन्होंने कहा कि इस प्रकार अधिनियम संवैधानिक रूप से अमान्य है। 1972 में भारत सरकार ने राज परिवारों की निजी संपत्तियों की एक सूची संबंधित राज्य सरकारों को भेजी थी और कर्नाटक सरकार ने 1974 में इस सूची को मंजूरी दी थी। उन्होंने कहा कि इस सूची में श्री चामुंडेश्वरी मंदिर, इससे जुड़ी इमारतें, राजेंद्र विलास पैलेस, उद्यान महाबलेश्वर मंदिर और उत्तानहल्ली मंदिर शामिल है। रोकते समाचारों का सिलसिला एक और ब्रेक के लिए, जल्द लौटते ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। विशाखापट्टनम के डिनो पार्क में भीषण आग की घटना देखने को मिली है। यहां बीच रोड में स्थित डिनो पार्क में भयानक आग लगी, जिस कारण डिनो पार्क जलकर खाक हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक डिनो पार्क रोबोटिक्स एडवेंचर वॉकवे में आग लगने की वजह से पूरे इलाके में धुआं फैल गया। आग इतनी भयानक थी कि इसके लपेटें दूर तक दिखाई दे रही थी। घटना के बाद पार्क के कर्मचारियों ने तुरंत फायर स्टेशन और पुलिस को फोन कर सूचना दी। घटना की सूचना पाकर मौके पर दमकल की विभाग की टीम पहुंची और दमकल कर्मियों ने आग बुझाने का काम शुरू किया। कुछ देर चली मशक्कत के बाद दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पा लिया। आग लगने के कारणों का अब तक पता नहीं चल सका है। हालांकि शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट को बताया जा रहा है। बता दें कि पार्क में एक वॉकवे है जो रोमांच का अनुभव कराता है, क्योंकि रोबोट डायनासोर अप्रत्याशित रूप से पार्क में आने जाने वालों का स्वागत करते हैं। राहत की बात यह है कि आग सुबह के वक्त लगी, जिस वक्त यह पार्क बंद रहता है, इसलिए किसी शख्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव जल्द ही होंगे और इसके लिए सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तरफ से तैयारियां कर रहे हैं।
राज्य में सत्ता पक्ष महायुति यानी एनडीए और विपक्ष यानी महाविकास अघाड़ी एमवीए दोनों के बीच वाद विवाद भी जारी है। कुल मिलाकर प्रदेश में राजनीतिक हलचल अब धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है। इस बीच महाविकास अघाड़ी में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, इसे लेकर आपसी विवाद भी शुरू हो गया है। महाराष्ट्र कांग्रेस चुनाव प्रभारी रमेश चेन्नीथला ने महाविकास अघाड़ी के सीएम के चेहरे को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा कि फिलहाल हमने मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर बातचीत नहीं की है। एमवीए ही हमारा चेहरा है और इसी चेहरे पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री के चेहरे पर हमारी कोई बातचीत नहीं हुई है और चुनाव के बाद ही हम मुख्यमंत्री कौन होगा इस पर चर्चा करेंगे। इस बारे में महाराष्ट्र में कौन होगा एमवीए का सीएम फेस शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने कहा कि राज्य में अगली सरकार ठाकरे 2 की ही बनेगी। किसी भी परिस्थिति में महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे ही आएंगे। संजय राउत ने यह भी समझाया कि ठाकरे 2 का मतलब महाविकास अघाड़ी। ठाकरे 1 सरकार भी महाविकास अघाड़ी की ही थी। इस बार ठाकरे 2 सरकार आएगी तो कोई रोक नहीं सकता है। तुम चुनाव आने पर कितने भी पैसे बांटो, कितनी भी योजना लाओ, वोट खरीदने की कोशिश करो, चुनाव में हार ही होगी। संजय राउत ने कहा कि 2019 में मैंने ही कहा था कि उद्धव मुख्यमंत्री बनेंगे। नाना पटोले सही कह रहे हैं, एमवीए का सीएम बनेगा, लेकिन उनके सामने कोई सीएम चेहरा है तो बताए। कांग्रेस में मैं उसका स्वागत करूंगा। नाना पटोले मेरे मित्र हैं, मैं उनकी अड़चन समझ सकता हूं, लेकिन मैं महाराष्ट्र में लोकप्रिय चेहरे की बात कर रहा हूं जो महाराष्ट्र के मन में है। नाना पटोले के मन में जो चेहरा है उसकी बात नहीं कर रहा हूं। कोलकाता के आरजी मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर के साथ रेप और हत्या की घटना के विरोध में दिल्ली में लगातार दूसरे दिन डॉक्टरों का प्रदर्शन जारी है। दिल्ली के बड़े अस्पतालों एम्स, सफदरजंग, लोकनायक, जीबी पंत में डॉक्टरों के प्रदर्शन से स्वास्थ्य व्यवस्था पर असर पड़ा है। इस बीच दिल्ली एम्स ने एक सर्कुलर जारी किया है। इस सर्कुलर के मुताबिक दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि डॉक्टर किसी भी तरीके का प्रोटेस्ट में हिस्सा नहीं ले सकते हैं जिससे कि मरीजों को कोई परेशानी हो। पत्र में कहा गया है कि रेजिडेंट डॉक्टर से प्राप्त पत्र में सभी वैकल्पिक और गैर आवश्यक सेवाओं, ओपीडी, ओटी और वार्ड को बंद करने की घोषणा की गई है। सभी को दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से 20/5/2002 को जारी आदेश का पालन करना चाहिए। एम्स से जुड़े किसी भी अन्य संकाय निवासियों, प्रशिक्षुओं, छात्रों, पार्स मेडिकल स्टाफ द्वारा हड़ताल किया जाता है तो वह अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा और साथ ही वे न्यायालय की अवमानना के लिए भी होगा। शिमला में मंगलवार सुबह निर्माणाधीन टनल भर-भराकर गिर गई। कालका से शिमला निर्माणाधीन 4 लेन पर संजौली के चलौंठी में टीटरी टनल का काम चल रहा है। सोमवार शाम को यहां कुछ पत्थर और मिट्टी गिरनी शुरू हुई। इसके बाद मैनेजर ने सूझबूझ दिखाई और टनल में काम में लगे कर्मचारी और मशीनरी बाहर निकाल लिया गया। इसी समझदारी और सतर्कता की वजह से कर्मचारियों की जान बच गई और मशीन को भी कोई नुकसान नहीं हुआ। एनएचएआई के प्रोजेक्ट मैनेजर अचल जिंदल ने बताया कि जहां टनल का पोर्टल गेट बन रहा था वहां मलबा डंप हो गया था। पोर्टल को पक्का करने का काम चल रहा था। तेज बारिश में टनल के पोर्टल पर भूस्खलन हो गया। देश के पहाड़ी हिस्सों में बारिश होने पर भूस्खलन की कई घटनाएं सामने आई है जिनमें बड़ी संख्या में जान और माल का नुकसान हुआ है। हिमाचल प्रदेश के 3 जिलों में 31 जुलाई की मध्यरात्रि को बादल फटा था। इससे आई बाढ़ में जान गंवाने वालों की संख्या शुक्रवार को 26 हो गई थी। शिमला जिले के सुन्नी कस्बे के पास डोगरी इलाके में शुक्रवार सुबह 4 शव बरामद किए गए। बादल फटने की यह घटना कुल्लू के निरमंड, सैंज और मलाना मंडी के पधर और शिमला के रामपुर उपमंडल में हुई। सबसे ज्यादा नुकसान शिमला और कुल्लू जिले की सीमा पर स्थित समेत गांव को हुआ, जहां करीब 20 लोग अभी भी लापता हैं। कुल मृतकों में से 14 शव रामपुर से, 9 मंडी के राजभान गांव से और 3 कुल्लू जिले के निरमंड बागीपुल से बरामद किए गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि 27 जून से 8 अगस्त के बीच बारिश से जुड़ी घटनाओं में कुल 100 लोग जान गंवा चुके हैं और राज्य को करीब 802 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने भ्रामक विज्ञापन मामले में बाबा योगा गुरु रामदेव, उनके सहयोगी बालकृष्ण और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड की माफी स्वीकार करने के बाद उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही मंगलवार को बंद कर दी। योगा गुरु रामदेव, बालकृष्ण और उनकी कंपनी की ओर से अधिवक्ता गौतम तालुकदार ने कहा कि अदालत ने रामदेव, बालकृष्ण और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के शपथ पत्रों के आधार पर अवमानना कार्रवाई बंद कर दी है। न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति असनुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने मामले में रामदेव, बालकृष्ण और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड को जारी अवमानना नोटिस पर 14 मई को अपना आदेश सुरक्षित रखा था। उच्चतम न्यायालय, भारतीय चिकित्सा संघ,
आईएमए द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें कोविड टीकाकरण अभियान और आधुनिक चिकित्सा पद्धति के खिलाफ बदनाम करने वाले अभियान चलाने का आरोप लगाया गया था। एक बार फिर से रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट होने के बाद हिंदू समेत अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ बड़े स्तर पर हिंसा जारी है। आपको बता दें कि शेख हसीना कुछ दिनों पहले ही पीएम पद से इस्तीफा देकर भारत आ गई थी। अल्पसंख्यकों के खिलाफ बांग्लादेश में हिंसा पर लगातार आवाजें उठ रही है। इस बीच अब बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने बड़ा कदम उठाया है। मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश की राजधानी ढाका के प्रसिद्ध ढाकेश्वरी देवी मंदिर का दौरा किया है। ढाकेश्वरी मंदिर को बांग्लादेश का सबसे प्रमुख और बड़ा हिंदू मंदिर माना जाता है। ढाकेश्वरी मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में हुआ था और इसे सेन वंश के राजा बलाल सेन ने बनवाया था। मंदिर का नाम ढाकेश्वरी का मतलब है ढाका की देवी, जो दर्शाता है कि यह मंदिर ढाका शहर की संरक्षक देवी को समर्पित है। ढाकेश्वरी मंदिर का बांग्लादेश की सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर में विशेष स्थान है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस मंगलवार को ढाका में देश के अल्पसंख्यक समुदायों के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के 5 अगस्त को इस्तीफे के बाद से देश में हिंदुओं पर लगातार हो रहे हमलों और बर्बरता की घटनाओं की पृष्ठभूमि में यह बैठक होने जा रही है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और 6 अन्य के खिलाफ पिछले महीने हुई हिंसक झड़पों के दौरान किराने की एक दुकान में मालिक की मौत को लेकर हत्या का मामला दर्ज किया गया है। मंगलवार को मीडिया की खबरों में इसे लेकर जानकारी सामने आई है। नौकरी में आरक्षण की विवादास्पद व्यवस्था को लेकर अपनी आवामी लीग नीति सरकार के खिलाफ व्यापक विरोध प्रदर्शन के बाद पिछले सप्ताह इस्तीफा देकर भारत आई हसीना 76 के खिलाफ दर्ज किया गया यह पहला मामला है। ढाका ट्रिब्यून अखबार की खबर के मुताबिक यह मामला किराने की दुकान के मालिक अबू सईद के शुभचिंतक ने दर्ज कराया है, जिनके मोहम्मदपुर में आरक्षण आंदोलन के समर्थन में 19 जुलाई को निकाले गए जुलूस के दौरान पुलिस की गोलीबारी में मौत हो गई थी। अन्य आरोपियों में आवामी लीग के महासचिव उबैदुल कादर, पूर्व गृह मंत्री अजदुज्जाम खान कमाल और पूर्व पुलिस महानिरीक्षक चौधरी अब्दुल्ला अल मामून शामिल है। फिर से एक नजर सुर्खियों पर। इधर भाजपा युवा मोर्चा द्वारा शहर में बाइक रैली निकाली गई। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर शहर में नगर सभा द्वारा साफ सफाई और लाइटिंग की व्यवस्था की तैयारियां जारी। कर्नाटक में रेजिडेंट डॉक्टर मांगे पूरी होने तक आंदोलन जारी रखेंगे। कर्नाटक के राजस्व मंत्री बैरेगौड़ा ने भारी बारिश की स्थिति में विभाग को पानी छोड़ने के लिए सचेत किया। विशाखापट्टनम के डीनो पार्क में लगी भीषण आग, दूर तक दिखा धुएं का गुब्बारा। महाराष्ट्र कौन होगा विपक्ष का सीएम चेहरा, विधानसभा चुनाव से पहले एमवीए में खटपट शुरू। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। आप देख रहे थे हमारा चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।